अगर आप इंटरडे ग्राफ को देखें तो हम अभी करीब 250 पॉइंट के गेंस के साथ निफ्टी पे ट्रेड कर रहे हैं। 1.5% की तेज़ी आई है और लोएस्ट पॉइंट से अच्छी खासी रिकवरी हुई है। बाय ऑन डिप्स का माहौल है। 900 के नीचे जाने के बाद अच्छी खासी बैंकिंग स्टॉक्स में रिकवरी आई। इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, सब SBI 2% ऊपर। हमारे साथ बॉइंट कैपिटल के फाउंडर जिगर मिस्त्री जुड़ रहे हैं बाजार के बारे में बात करने के लिए। जिगर, बहुत बहुत नमस्कार। 18 स्वदेश पे आपका स्वागत है। ये बाय ऑन डिप्स जैसा मार्केट का माहौल हो गया है, आपको लगता है कि ये रिटेल HNI का पैसा जो है वो एक तीसरी बड़ी ताकत बन गई है? FI सेलिंग 25,000 करोड़ क्रॉस की इस बार, उसके बावजूद भी बाजार में ऐसा पैनिक जैसा माहौल तो नहीं दिख रहा। नमस्कार अजय, आपके शो में मुझे बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद। आपकी बात सही है। अगर आप FII सेलिंग का इस आंकड़ा देखें अभी, तो जो पिछला महीना था वो मार्च 2020 से सबसे बुरा महीना था इन टर्म्स ऑफ FII सेलिंग। पर जो मार्केट में जो करेक्शन भी आया है, अगर आप उसको वैसे देखें, जो 18 अक्टूबर को मार्केट पीक हुआ और उसके बाद जो करेक्शन आया है, तो करीब 100 स्टॉक्स ऐसे हैं जो 15% से ज्यादा गिरे। बट आप अगर उनको महीने दर महीने का आंकलन करें तो आप ये पाएंगे कि ये 2 या 3% से ही करेक्ट हुए हैं। तो वो जो करेक्शन जो फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ में चले थे स्टॉक्स, वही ज्यादातर करेक्ट हुए हैं। जो हमारा देखने का जो दृष्टिकोण है, अभी हम इस लिहाज से देख रहे हैं उसे, कि अगर आप बॉन्ड मार्केट से थोड़ी क्यूज लें तो ये काफी थोड़ा सहमा हुआ सा माहौल है उनके लिए, क्योंकि जो यील्ड कर्व है यूएस का, आपके ओवरनाइट रेट्स करीब 25 बेसिस पॉइंट्स होते हैं। 1 साल का 1% होता है, 10 साल का 1.5% होता है। वो जो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व नॉर्मली होता है, ये काफी फ्लैटन हो चुका है। तो मार्केट और एटलीस्ट स्पेशली बॉन्ड मार्केट का ये रुझान है कि जो इन्फ्लेशन है ये नियर टर्म में काफी ज्यादा रहेगी और लॉन्गर टर्म में ग्रोथ में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से बॉन्ड मार्केट्स काफी नर्वस हैं, पर इक्विटी मार्केट्स में इसका असर अभी देखने नहीं मिला। आज जो आप बढ़ावत देख रहे हैं वो मुझे लग रहा है कि बिकॉज लास्ट 15 दिन में जो करेक्शन आया है उसका थोड़ा सा कॉम्पेंसेशन है। यहाँ से आपको एंड इन द मीन टाइम आपके स्मॉल एंड मिड कैप्स 3 महीने के अंतर में काफी अंडर परफॉर्म किए हैं। 10.5% अंडर परफॉर्मेंस देखी गई है इन नामों में। तो मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा करेक्ट होगा। बट इन्वेस्टर्स को यहाँ से चलते इस लिहाज से प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि अगर मार्केट करेक्ट होती है तो वो उन शेयरों को रखे जिसमें अगर 10 या 15% करेक्शन आए तो उनको लेने की इच्छा हो, ना कि बेचने की इच्छा हो। तो अगर इस हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो बना के चलेंगे तो काफी फायदा हो सकता है टर्म में जब मार्केट्स करेक्ट हों। देखा कि लास्ट 2 हफ्ते में कमोडिटी प्राइसेस काफ़ी नीचे आ गए हैं। इनफैक्ट अगर हमने डेटा पॉइंट्स को स्क्रीन पे लेके आए तो जो एक डर का माहौल था कि गैस प्राइसेस, नेचुरल गैस, ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्रियल कमोडिटी बढ़ती जा रही है, उसमें अच्छा खासा 8 से 10% का गिरावट आया। स्टील, एल्यूमिनियम, आयरन ओर, जिंक सारे 10 से 15% नीचे आ गए हैं। आपको लगता है कि ये थोड़ा एक ब्रीदर होगा, क्योंकि इस क्वार्टर में नंबर्स में सबके मार्जिन प्रेशर नजर आया था, तो आगे आने वाले क्वार्टर में थोड़ा ब्रीदर होगा? जी बिल्कुल अजय, अगर आप रिजल्ट का आंकलन करें तो आप ये पाएंगे कि जो कमोडिटी यूजर्स हैं उन्होंने मार्जिन प्रेशर की बात करी है। एंड यू कैन लुक एट एनी इंडस्ट्री, और जो कमोडिटी प्रोड्यूसर्स हैं उनके रिकॉर्ड प्रॉफिट्स आ रहे हैं। अभी काफी हद तक ये जो मामला था वो इस सप्लाई रिलेटेड था, ना कि इतना डिमांड रिलेटेड। तो अभी आगे चल के जो सप्लाई प्रेशर्स ईज जैसे होंगे, वैसे देश के इन्फ्लेशन में और यूएस के इन्फ्लेशन में इसका असर दिखना शुरू होगा। और आप उस हिसाब से अगर देखें तो निफ्टी की भी जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है वो लो पी के शेयर्स के प्रॉफिट के चलते बढ़ रही है। तो इस लिहाज से आपको ये भी ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। आपको जो कमोडिटी है अभी उसका आंकलन ऐसे करना है कि अगर यहाँ से आपका सप्लाई साइड इश्यूज सारे रिजॉल्व हो जाते हैं, उसके बाद जहां पे डिमांड स्पेसिफिक इश्यूज हैं वहां पे आपको कैसे आप अपने आप को पोजीशन करेंगे। हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हमें एल्यूमिनियम एक ऐसा मार्केट लगता है जहां पे चाइना का जो लास्ट 20 साल में ग्रोथ हुआ था वो उन्होंने काफी जगह छोड़ने की बात करी है। अभी चाइना के पास आपका बॉक्साइट नहीं है, एल्यूमिना नहीं है,
वो कोल का भी आयात करते हैं और आपका एक्सपोर्ट्स एल्यूमिनियम करते हैं। तो मेरे हिसाब से वो अगर ये जगह छोड़ रहे हैं क्योंकि दे आर नॉट द नेचुरल सॉर्ट ऑफ प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम, तो इंडियन कंपनीज को काफी फायदा हो सकता है। हिंडाल्को सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है इस स्पेस में, वेदांता सबसे लार्जेस्ट प्लेयर है इस स्पेस में, तो ये दो शेयर्स को आपको ध्यान में रख के चलेंगे तो फायदा हो सकता है। रियल एस्टेट स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी आई आज के माहौल में, और अदरवाइज भी नीचे से काफ़ी चले हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट ये देखने के लिए कि दीपक पारेख जो कि इंडस्ट्री के सबसे बड़े दिग्गज कंपनी HDFC के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी अच्छी कमेंट्री दी है कि ये सेक्टर स्ट्रक्चरली तेज़ी में है और बूम देख रहे हैं काफ़ी समय के बाद। आपको इस एरिया में कौन से स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, या आपने एक्सपोजर ले रखा है, आप कैसे प्ले कर रहे हैं ये रिकवरी? हाँ जैसो, इसमें ये हो रहा है कि जो रियल एस्टेट कंपनीज को आप दो नजरिए से देख सकते हैं। एक, आप ये मान के चले कि क्लियरली, हाँ सिर्फ यही चलने दो, आप इसको इस हिसाब से देख सकते हैं कि बेसिकली जो लास्ट 12 या 13 साल का मंदी का माहौल था, ये थोड़ा खत्म होता हुआ दिख रहा है। जेन्युइन बायर्स वापस आके रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दे आर नॉट जस्ट इन्वेस्टर्स, अभी एंड यूजर्स आके अभी रियल एस्टेट मार्केट में ले रहे हैं। हमारा ये मानना है कि इसमें जो ग्रोथ होनी है वो सेल्स में ज्यादा होगी, ना कि प्राइस में। तो आप एक तो क्लियरली रियल एस्टेट कंपनीज ले सकते हैं, बट जिस हिसाब से हम खेल रहे हैं वो हम उसके एंसिलरीज को लेके चल रहे हैं। तो आपका सीमेंट हो गया, आपके केबल्स हो गए, आपके जो बाकी जो प्रोडक्ट्स यूज करेंगे एनबीएफसीज हो गई, उनमें काफी रीजनेबल अच्छी पोजीशन बनाने का मौका है। कैश फ्लो ऑफ रियल एस्टेट कंपनी को समझना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए डायरेक्टली रियल एस्टेट को न प्ले करते हुए हम सीमेंट, केबल्स और उनके जरिए इसको प्ले करना ज्यादा पसंद करेंगे। सबसे बड़ी ओवरवेट अभी पोजीशन किस तरह के स्टॉक्स में, अगर आप शेयर कर सकते हैं, और किस तरह की अर्निंग्स ग्रोथ 12 से 14 महीने में दिख रही है उस स्पेस में? जी, तो 3 या 4 स्पेस हैं जहां पे हमारा काफी इंटरेस्ट है। एक, हमारी बात हुई थी पहले बैंकिंग सेक्टर पे। बैंकिंग सेक्टर में ये डर था लोगों को कि जो कोविड वेव 2 में मेडिकल इमरजेंसी हुई है, वो ट्रांसलेट होगी फाइनेंशियल इमरजेंसी में। तो बोरोअर्स जो बैंक का कर्जा है वो नहीं पे कर पाएंगे टाइम से, तो एनपीए बढ़ जाएगी। अभी काफी बैंकों के रिजल्ट आ चुके हैं, काफी आने वाले हैं, पर जानने में यही मिला है कि उसमें इतनी बड़ी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं है। अगर इमरजेंसी नहीं है तो बैंक्स के शेयर्स काफी लो एंड पे ट्रेड कर रहे हैं विज़ावी वेयर द मार्केट इज। तो आप उसमें पोजीशन करें तो फायदा हो सकता है। हमारे पास इसमें आईसीआईसीआई, एसबीआई, एचडीएफसी, फेडरल बैंक और कैनरा बैंक पोजीशंस हैं। हमारे पास कोटक भी था और एक्सिस भी था, जो हमने अब जो हमारे पास अभी नहीं है। दूसरा, रीओपनिंग में अभी भी काफी इंटरेस्टिंग काम हो रहा है। अगर आप स्टॉक्स देखें, द लाइक्स ऑफ यूनाइटेड स्पिरिट्स, वो काफी इंटरेस्टिंग है। बाकी कुछ छोटी कंपनीज हैं जो रीओपनिंग से फायदा हो सकता है उनका। तो हमारे पास उस क्षेत्र में वेल्सपन इंडिया, पोकरना और एसआईएस हमको इंटरेस्टिंग लगते हैं। तीसरा, इंश्योरेंस के शेयर्स काफी करेक्ट हो गए हैं हमारे लिहाज से। इसमें काफी ग्रोथ आने, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के नंबर्स आ गए, काफी स्ट्रांग थे। तो या तो आप वो ले सकते हैं, या मैक्स फाइनेंशियल, ये कंपनी जो हमारे पोर्टफोलियो में है, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। और लास्टली, केमिकल्स की स्पेस में काफी करेक्शन हुई ओवर लास्ट 2 वीक्स। यहाँ से चलते हुए मुझे लग रहा है कि उनके नंबर्स इतने खराब नहीं थे। हाँ, थोड़ी फ्रॉथ बिल्डअप हो रहा था, वो काफी क्लीन अप हुआ है। तो यहाँ से गुजरात फ्लोरोकेम और सुदर्शन केमिकल, ये दो कंपनीज है जो हमारे पोर्टफोलियो में ये स्पेस में है। बैंकिंग सेक्टर में तो कुछ खासे अच्छे आए नतीजे, और बैंकिंग स्टॉक्स रिएक्ट भी किए। देखिए, इंडसइंड बैंक आज 8% ऊपर है। इनफैक्ट इवन बंधन बैंक जो एक लैगार्ड बैंक है, उसके बहुत ही खतरनाक नंबर आए, बहुत ही रिकॉर्ड लॉस आया 3000 करोड़ का। लेकिन अगर आज आप इंटरडे बंधन बैंक को देखें, इंटरडे ग्राफ उसका देखें, तो एक शार्प गैप डाउन के बाद अच्छी खासी इंटरडे रिकवरी देखने को मिली है बंधन बैंक में। वो इसलिए क्योंकि बैंक ने ये भी बोला कि वर्स्ट इज़ ओवर, और यहाँ से उन्होंने सारे प्रोविजनिंग बढ़ा लिए हैं और सब फ्रंट एंड कर दिया है, और यहाँ से चीज़ें उम्मीद है कि बेहतर होंगी। आइए सुनते हैं बैंक के मैनेजमेंट ने क्या कहा। What I saw in the second wave has come in the May in the eastern region,
even in the May, June, July. Mm-hmm. And that was a severe than the first wave. The people are face this problem, even the rural. So that the second quarter, even heated some of the collection and the credit growth. But normally, the credit growth will start before the puja. But what we see compared to the first quarter to the second quarter, the very good way collection efficiency have been improved. 19% collection efficiency improved from the June. So that have been given the very good comfort. The customer is coming back. If I go to this, the another point, DPD point, the 30 DPD, which is a SMA 0, the 50% has come down in this quarter compared to the first quarter. And the SMA 1, it has come down to 25%. And SMA 2, there is a flat. That means showing it, the customer is coming back to regularize. And another indicator we found in this quarter, that is saying that the first quarter, 9% customer are not paying in a microcredit loan. ये थे शेखर घोष, एमडी बंधन बैंक, बता रहे थे कि कैसे बिजनेस वापस आ रहा है और उन्होंने फ्रंट लोड कर दिए सारे जितने भी प्रोविजनिंग वगैरह थे। हमारे साथ जिगर मिस्त्री तो हैं ही, लेकिन अपने व्यूअर्स को हम कुछ दिवाली प्रोग्रामिंग के बारे में एक सैंपल दे दें। दिवाली के मौके पे हमने 3 बड़े दिग्गजों के साथ एक स्पेशल शो किया है, जो बहुत ही जल्दी पूरा शो भी प्ले होगा। शंकर शर्मा फर्स्ट ग्लोबल के, एमके वेंचर्स के मधु केला और इनाम होल्डिंग्स के मनीष चोखानी। आइए एक छोटा सा स्लाइस उस स्पेशल शो का जानते हैं। Shankar, given the sectoral churn which is playing out in the market, and I'm going to keep aside the volatility of the last 2 weeks, let's analyze where there's risk versus where there's opportunity in the market. If I were to ask you to give me 3 buckets and categorize sectors or stocks within that, market cap agnostic, where do you think there's no return? Where do you think there's going to be volatile return? And where do you think there's going to be parabolic return from here onwards? The no return is pretty simple, and that is the guys that we have studiously avoided for the last 15, 18 months, which is the Levers and the Nestle's and the ITCs and Asian Paints of the world, which are no doubt great companies, but they are not great stocks. At least they have not been great stocks for 18 or 24 months. They had great times in 2018, 19, when the rest of the broad market wasn't doing too well, and therefore, these were the stocks that did at least reasonably well relative to the rest of the market, and that created a story in the market that you buy these companies at any point in time and you're going to make 20% per year or whatever, some number. Is complete and total nonsense. You have to go back in their history and see the long periods of time when they don't deliver any returns at all. And I think we are right in the middle of that period when these stocks are not the stocks where you're going to make any significant money. In fact, that's what I had said to some other journalists, that a Lever or Asian Paints is not the kind of stock that is going to get you a penthouse in South Bombay. Let's be clear about it. Not anymore. It will prevent a guy in that penthouse from going down to the street level. So yeah, so if you want to live in that penthouse that you already bought, you don't want to go down to the street level and go down to a slum, then these are good stocks. But from slum to the penthouse, these are not the stocks who are going to deliver you that. So that's the first question, is easy. Parabolic returns obviously belong to the really unloved area of the market. Real estate was one such area. We bought quite a bit in the, let's say, March, April period in our schemes, DLFs and the others. They have done phenomenally well. Building materials was another big theme, we thought. Again, in line with real estate, which has been bombed out for a very long period of time. We said there's so much money being made in the stock market. Inevitably, some of that money seeps into the sort of real hard asset economy, and which is real estate. And if real estate does well, you have stocks like Kajaria Ceramics or stuff like that going to be doing well, and they have done very well for us as well. When people make money, they start drinking quite a bit. So Madhu's favorite stock, we bought
the liquor stock that has done very well for us as well. So we've been a little unconventional, let's say, in the last 4-5 months' time, buying multiplex stocks, buying real estate stocks, buying a few liquor stocks, buying a few underwear stocks. When people stay at home, they don't buy that much underwear, right? But when they start going out, hopefully, at least we assume they're going to be wearing more underwear than in the last 12 months. So let's just say we have been a little unconventional in our strategy, and that's done very well for us. So the rupees, and the dollars and all that, they've been decent stocks for us. So those are the parabolic return areas of the market. Other than that, the steadier returns are obviously the pharma pack. They've corrected a bit in the last few months, but then remember, in context, they've done very well in the preceding 12 months. Again, Madhu has been a pioneer in that space, and hats off to his brilliant analysis, not just last year, but over decades of this space. I continue to be a believer, but those are, again, from this point, they will get you from the 10th floor to the penthouse, but not necessarily from the ground floor to the penthouse, just yet. Manish, the same question from the... जिगर, आपके कुछ डिस्क्लोजर्स आपको हम जाने दें उससे पहले जान लें कि आपकी इंटरेस्ट कौन से एरियाज में है? हाँ जी, तो ये जो हमने स्टॉक्स बोले हैं, वो काफी सारे स्टॉक्स हैं जो हमारे फंड में हैं, तो यही डिस्क्लोजर है. आई थिंक दैट इज ब्रॉडली इट. ठीक है जिगर, आज आपको हम जाने देंगे. हमारे शो पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. इंजॉय है ये, और हमारे साथ आती